गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब तो सबको पता ही होगा, है ना। कंस्ट्रेंट जो वर्ड है वो बेसिकली एक लिमिटेशन या एक रेस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक लिमिटेड रूल्स के अंदर मूव कर रहा है तो हम उसको कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। इसके एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो। आप ऐसे सोचो कि अगर एक सिंपल सा ब्लॉक धक्का देने पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है तो इसका कंस्ट्रेंट यही है कि इसको इस सरफेस के अलॉन्ग चलना पड़ेगा, राइट। या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट पुली से अटैच्ड है, जैसे आज तक हम पढ़ते आए हैं, और इसके नीचे जाने पे इसको ऊपर जाना पड़ रहा है, तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप से बंधे हुए हैं। वो स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन कर रही है कि इनके बीच में क्या रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम लोग ये तीन कैटेगरीज में कंस्ट्रेंट मोशन को बांट दें तो इसको समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। एक है फिक्स्ड पुलीज। फिक्स्ड पुलीज वो सारे केसेस जिसमें आपको डायरेक्शन के सेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। एक हो जाता है मूवेबल पुलीज। अब मूवेबल पुलीज में हमने टू ब्लॉक सिस्टम तो कर लिए थे, हम लोगों ने लेक्चर 31 और 33 में डिस्कस कर लिए हैं बहुत सारे एग्जांपल्स। और टू ब्लॉक्स के लिए आपको कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तीन ब्लॉक्स का मोशन आ जाता है या थर्ड ब्लॉक ऐड हो जाता है हमारे साथ, तो इन तीन ब्लॉक्स के केसेस को आज हम मूवेबल पुलीज के केसेस में समझेंगे। और फिर लास्ट पार्ट आ जाता है मूविंग वेजेस। और वेजेस का मतलब है कि कॉन्टैक्ट में जब चीज़ें होती हैं तो उनके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी छोड़ के जाऊँगा मैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला एग्जांपल, और मैं यहाँ पे फिक्स पुलिस के एग्जांपल से शुरू करता हूँ। सबसे पहले इस बात को समझो कि कंस्ट्रेंट मोशन आपको ये बताएगा कि इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रेशियो होने वाला है या क्या रिलेशन होने वाला है। बेसिकली हम लोग जब इक्वेशन बनाएंगे हम बोलेंगे लेट्स से इसकी इक्वेशन एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इक्वेशन बनाता तो मेरे को टेंशन का फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला डायरेक्शन लेना पड़ता। तो मैं कहता कि टी कॉस थीटा इज गोइंग टू एक्सेलरेट एम बी विद सम एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ बी अलग होगा। अलग क्यों होगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो स्ट्रिंग को अपने साथ साथ सेम लेंथ खींचता हुआ जाएगा। जितनी लेंथ इसको ट्रैवल करनी है उतनी लेंथ स्ट्रिंग को भी ट्रैवल करनी है। पर ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका ट्रैवलिंग लेंथ अलग है और ये स्ट्रिंग को अलग अमाउंट से रिलीज़ करता है। तो आप ये सोचो कि जब ये ब्लॉक यहाँ तक पहुँचता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ में थोड़ा ही चेंज आएगा, जबकि इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रखा होगा। इस चीज़ को एक बार मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इस मोशन को देखोगे तो आप देखो कि नीचे वाला ब्लॉक का मोशन कितना कम हो रहा है। नीचे वाला ब्लॉक इतना सा ट्रैवल कर रहा है, जबकि रिलेटिव टू दैट या कंपेयर टू दैट ऊपर वाला ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा लेंथ ट्रैवल कर रहा है ना। अभी सिस्टम में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये बहुत आराम से ऐसा मोशन कर सकते हैं। ये एक हार्मोनिक मोशन हो गया, काफ़ी खूबसूरत सा। आप यहाँ पे इनके मेजरमेंट्स अगर लेना चाहो, अगर आप यहाँ से इसकी इसकी ट्रैवल को मार्क करो कि ये कितना डिस्टेंस नीचे जा रहा है और कंपेयर टू दैट ये भाई साहब कितना डिस्टेंस आगे जा रहे हैं, तो आप टेक्निकली इसको सॉल्व तो कर सकते हो, है ना। आप अगर इस चीज़ को यहाँ पे प्ले करके देखो तो आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा इसके मोशन का। इनफैक्ट मैंने नीचे वाले का मोशन और ज़्यादा लंबा बना दिया, है ना। ये इससे भी कम ट्रैवल कर रहा है। पर अगर आप इसकी मैथमेटिकल वैल्यूज़ जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस करता है, तो आपको अब इस चीज़ को ऑन पेपर देखना चाहिए। और अगर हम इसको सिर्फ इस जगह देखें तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ये वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है। तो थीटा जब कोई 30 डिग्री की वैल्यू रख रहा है तो इसका अलग रिलेशन होगा एक्सेलेरेशन से, और ये थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री हो जाएगी तो उसका अलग रिलेशन हो जाएगा। तो ये एंगल पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप आपको पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं बोलता। यूजुअली आपको पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे केस में आपसे इस इंस्टेंट का इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि अभी अगर ये नीचे वाला ब्लॉक लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, 10 थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, ग्रेविटी से तो जाएगा नहीं तो अपन कुछ कम ही ले लेते हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा कंपेयर टू दिस एक्सेलरेशन। तो उसका तरीका क्या है निकालने का? उसका तरीका बड़ा सिंपल है, लॉजिक समझना है हमको। लॉजिक ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग इसका कुछ एक्सेलरेशन है या इसका कुछ वेलोसिटी है या इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट। ये स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग अगर ये डी डिस्प्लेसमेंट दिखाता है तो इसको भी स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग डी डिस्प्लेसमेंट दिखाना पड़ेगा। लेंथ के अलोंग डी डिस्प्लेसमेंट दिखाना पड़ेगा, चाहे कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए। आपको तो चाहिए कि स्ट्रिंग की लेंथ को डी डिस्टेंस कम कर दो, राइट। ये जो गैप है डी डिस्टेंस का जो इधर भी मेंटेन करना पड़ रहा है, ये गैप यहाँ भी मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि इसकी कुछ भी वेलोसिटी या कुछ भी एक्सेलरेशन हो, इसका एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग आ रहा होगा वो इसके एक्सेलरेशन के बराबर आना चाहिए। स्ट्रिंग के अलोंग सेम वैल्यूज़ हो जाती हैं। एक्सेलरेशन बोल दो, वेलोसिटी बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, सबका रिलेशन सेम रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर इसकी 4 मीटर पर सेकंड वैल्यू बोलते हो या कुछ भी ले लो, मैं इसको वेलोसिटी ऑफ ए बोल देता हूँ, आपको वेलोसिटी के केसेस ज़्यादा देखने मिलेंगे।
और यहाँ पे मैं इससे वेलोसिटी ऑफ बी पूछ लेता हूँ, तो इनका रिलेशन कैसे निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ ए अलॉन्ग द स्ट्रिंग तो वी ए रहेगी, क्योंकि ए नीचे जा रहा है और स्ट्रिंग के साथ साथ उसको उसी डायरेक्शन में नीचे ट्रैवल कर रहा है। और अगर मैं बी की बात करूँ तो इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी वी बी। उस वी बी का यहाँ स्ट्रिंग के अलॉन्ग का जो कॉम्पोनेंट होगा वो वी बी से छोटा होगा, जो कि होगा वी बी कॉस थीटा। ये वी बी कॉस थीटा की वैल्यू को होना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी के बराबर वी ए। तो अलॉन्ग द लाइन इसकी वेलोसिटी तो वी ए है, पर इसकी वेलोसिटी वी बी का कुछ कॉम्पोनेंट ही है। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया, बात खत्म हो गई। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ की बात करता, लेट्स से ये 10 मीटर पर सेकंड से सेकंड होती, और अगेन मैंने 10 लिख दिया, पर अब वेलोसिटी है तो वो हो सकती। और वी बी यहाँ पे कॉस थीटा लेट्स से 30 डिग्री होता, तो आपके पास यहाँ पे वी बी की वैल्यू मिल जाती है, और वी बी को ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना पड़ता, जो कि हमको देखा भी था। हमने जब इस विजुअल को देखा था, हमने ये चीज़ देखी थी कि ऊपर वाले ब्लॉक को थोड़ा ज़्यादा लेंथ कवर करना पड़ रहा है कंपेयर टू नीचे वाला ब्लॉक, क्योंकि वो स्ट्रिंग के अलॉन्ग नहीं चल रहा। तो अगर वो अलॉन्ग नहीं चल रहा है और उसको स्ट्रिंग के अलॉन्ग 10 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट भी मेंटेन करना है, तो उसको उससे ज़्यादा ही तेज़ चलना पड़ेगा। तो वी बी कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू आप यहाँ पे यहीं पे लिख लो √3/2 या 0.86। तो जब ये नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा 10/√3/2, तो 20/√3, ये इसका आंसर आ जाता है, जो कि 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हर केस में यही यूज़ करना पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है और ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार अगर विजुलाइज करके देखना चाहें तो फील ले सकते हैं अपन। चलिए, अब हमने ये सिमिलर अरेंजमेंट बना दिया। अगेन मैं आपको ये बताऊंगा कि एंगल पे डिपेंडेंट वेरिएशंस हैं, तो हर बार वो एंगल की वैल्यू एक स्पेसिफिक होनी ज़रूरी है। आप उस मोमेंट की वेलोसिटी की बात कर सकते हो, पर आप एक सिंपल मोशन देखोगे तो आप देखोगे कि ये छोटे येलो ब्लॉक का कंस्ट्रेंट है कि इसको इसी लेंथ पे ऊपर ट्रैवल करना है, और स्ट्रिंग का एंगल चेंज होता जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ कवर करनी पड़ जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग नहीं है, राइट। तो हम लोग इस चीज़ को भी अगर मैथमेटिकली डील करें तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। आपको यहाँ पे भी अलॉन्ग द स्ट्रिंग की बात करनी है, इसका वेलोसिटी तो अभी भी आप वी ए बोलोगे और वो अलॉन्ग द स्ट्रिंग भी वी ए ही है। तो दिस इज़ अनदर सिंपल एग्जाम्पल। इसकी वेलोसिटी जो वी बी है उसका यहाँ क्या कंपोनेंट आता है, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट वी बी का कॉस थीटा ही रहेगा इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रख सकते हो, तो अगेन आपका आंसर सेम आ गया। आपका बिल्कुल सिमिलर ही अरेंजमेंट है वैसे दोनों देखने में, बस एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, तो तुम लोग इसकी फील भी ले ही सकते हो कि सेम आंसर आना ही चाहिए था। तो वी बी का कॉस थीटा वी ए के बराबर है, और यहाँ पे आपको वी बी की वैल्यू मिल जाती है, जो कि वी ए अपॉन कॉस थीटा हो जाएगी। अब आप वैल्यूज़ रख के देख सकते हो, सिंपल है। एक और देखते हैं। इस वाले अरेंजमेंट में थोड़ा सा मैंने एंगल ऊपर कर दिया, पर बात तो अभी भी वही होनी चाहिए। अब देखो इस अरेंजमेंट में और ये जो ऊपर वाला अरेंजमेंट था, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ये एंगल थीटा डाउनवर्ड्स है और इसकी वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे ये एंगल थीटा अपवर्ड्स है और इसकी वेलोसिटी इधर है। आंसर अभी भी सेम आना चाहिए। आपका ये वी ए अभी भी अलॉन्ग द स्ट्रिंग चल रहा है, और वी बी की जो वेलोसिटी इधर होगी, वी बी बेचारा इधर ट्रैवल कर रहा है, तो इसको स्ट्रिंग के अलॉन्ग वो कंपोनेंट मेंटेन करना है। मतलब इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलॉन्ग बन रहा है, उसकी वैल्यू को इस वी ए के इक्वल होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम आंसर आ जाता है, और वी बी इज इक्वल टू वी ए अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। आप ये चीज़ हमेशा हमेशा सोच सकते हो कि जब भी हम पुल कर रहे होते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, और वो ऑब्जेक्ट हमारी स्ट्रिंग की लेंथ पे चल नहीं रहा है, वो ऑब्जेक्ट किसी और लाइन पे चल रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ही तेज़ी से ट्रैवल करना पड़ेगा इस सेकंड ऑब्जेक्ट से जो स्ट्रिंग को पुल कर रहा होगा। जो स्ट्रिंग का पुल करने वाला ऑब्जेक्ट है, या स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो हमेशा फास्टर होगा, सॉरी वो हमेशा स्लोअर होगा। और जो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में नहीं चल रहा है वो फास्टर होगा, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट, सिर्फ एक कंपोनेंट कॉस थीटा या साइन थीटा, एक कंपोनेंट उसका इस वेलोसिटी को मैच कर रहा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स का कंस्ट्रेंट है, हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट भी हॉरिजॉन्टल चल रहा है और ये वाला भी हॉरिजॉन्टल चल रहा है, दोनों के एंगल अलग अलग हैं। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कर लेंगे जिसमें अल्फा को 30 डिग्री और बीटा को 60 डिग्रीज ले लेते हैं। लेट्स से मैं तुमको आगे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बोल देता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड, और अब मैं जानना चाहता हूँ कि पीछे वाले का क्या हाल हो रहा होगा। ठीक है, या वैसे फॉर कैलकुलेशन से हम इसको 30 और 60 की जगह 37 और 53 कर लेते हैं, उससे हमारा आंसर थोड़ा सा सिंपल आएगा। अब अगर आप एंगल की बात करो तो व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ, सिर्फ इस सिचुएशन को देख के बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा तेज़ कौन होगा, वी ए या वी बी? इसका आंसर कैसे दे सकते हो? इसका आंसर सिंपल है, जिसका स्ट्रिंग के अलॉन्ग छोटा एंगल बन रहा होगा उसका ज़्यादा कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलॉन्ग जाएगा, है ना। अगर ये 0 एंगल होता, अगर बी की जगह यहाँ पे 0 एंगल होता, तो ये स्ट्रिंग के पूरी तरह अलॉन्ग ही चल रहा होता,
तो इसको खाली वही मेंटेन करना पड़ता है जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी आ रही है। अगर ये स्ट्रिंग से कंप्लीटली परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता तो ये चाहे कितनी भी वेलोसिटी से इधर मूव कर जाए, इनफाइनाइट वेलोसिटी भी ये ले ले, तो भी ये स्ट्रिंग की लेंथ को अपना कोई कंपोनेंट नहीं दे पाएगा अगर ये परफेक्टली 90 डिग्री पे होता है ना। तो जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग होता है या जो क्लोजर टू द स्ट्रिंग होता है वो हमेशा स्लो चलता है, और जो भी स्ट्रिंग से ज़्यादा दूर जाता जाएगा उसको और तेज़ तेज़ चलना पड़ेगा ताकि उसका वो कंपोनेंट, जो छोटा सा कंपोनेंट भी इधर आ रहा है, वो कंपोनेंट मैच करे स्ट्रिंग की वेलोसिटी को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी थोड़ा सा स्लो आना चाहिए वी ए से, ठीक है। स्ट्रिंग के अलॉन्ग कंपोनेंट की बात करते हैं, तो वी ए अगर यहाँ जा रहा है तो इसका स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो वी ए कॉस 53 डिग्री बन रहा होगा, है ना। आप ये देख सकते हो कि यही स्ट्रिंग यहाँ ले आए, यही एंगल बीटा यहाँ बन गया, इधर इसकी वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी का अलॉन्ग द स्ट्रिंग कंपोनेंट जो है वो कॉस बीटा है। आप बीटा की वैल्यू को 53 डिग्री अगर लेते हो तो कॉस 53, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि वी ए कॉस बीटा शुड बी इक्वल टू वी बी, और वी बी का क्या कंपोनेंट लेंगे, तो वी बी इधर है, उसका कॉस एल्फा, तो यहाँ पे कॉस एल्फा भी लिख दिया, और अब आपका आंसर आ जाएगा। ये रिलेशन है, इतना सही है। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ निकालना चाहूँ तो बड़े आराम से आ जाएंगी। तो मैं वी ए की जगह 30 रख देता हूँ, कॉस बीटा की जगह कॉस ऑफ 53 रखना है तो 3/5, वी बी कॉस ऑफ 37 जो कि 4/5 हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है 90, इसको अपन अभी काट देते हैं, ये 15 हो गया, 45/2 22.5, तो वी बी की वैल्यू आई है 22.5, जो कि थोड़ी सी कम है, होनी भी चाहिए थी क्योंकि वी बी थोड़ा सा लॉन्ग द स्ट्रिंग ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा सा टूवर्ड्स द स्ट्रिंग ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। चलो ये पार्ट समझ में आया होगा। तो यही बेसिक्स हैं इसके। अब हम आगे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं मूविंग पुलिस के एग्जाम्पल्स। मूविंग पुलिस से पहले मैं एक सिंपल सा तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक इतने से अरेंजमेंट में मैं बात करूँ कि वी ए नीचे जा रहा है और वी बी ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। सिंपल सा रिलेशन है, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा इन वैल्यू, डायरेक्शन अपोजिट है वो अलग बात है, पर ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग नीचे जा रहा है और ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग ऊपर जा रहा है, तो सेम वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। अब मैं तुमको ये अरेंजमेंट देता हूँ, इसमें भी वी ए नीचे जा रहा है, इसमें भी वी बी ऊपर जा रहा है, पर क्या अब ये वेलोसिटी सेम होंगी। विजुलाइज करके देखें। ऑल राइट, सिमिलर अरेंजमेंट। अब गैस कर लो पहले, यहाँ पे शायद ना बी नीचे जा रहा है, ए ऊपर जा रहा है, तो मैं इनकी डायरेक्शंस भी उल्टे कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे को। यहाँ पे हम ए को ऊपर भेज देते हैं वी ए से और बी को नीचे भेज देते हैं वी बी से। क्या ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्या इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। लेट्स सी, देख के बताओ क्या दिख रहा है। आप अगर सिर्फ इनके लेंथ्स को ही ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि बी थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैवल कर रहा है कंपेयर टू ए, है ना। इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करें, हम लोग देख तो सकते हैं, विजुलाइज तो आराम से हो जाएगा, पर कोई एक्सप्लेनेशन तो होगा। एक्सप्लेनेशन इसका है, ऑलराइट। तो इन दोनों को अगर हम पास पास में देखें तो हमको क्या क्या चीज़ें नोटिस होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट 1 है, ए नाम दे दो इसको, है ना। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर गया है, अगर मैं इसके यहाँ से और यहाँ से एक लाइन खींचूँ तो मुझे ये वाला डिस्टेंस कुछ मिल जाता है ना। मैं इस डिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करके रख देता हूँ, ये करीब यहाँ तक, ये डिस्टेंस हो गया हमारे इस ऑब्जेक्ट का मोशन। हम छोटे वाले ब्लू ऑब्जेक्ट की बात करें तो ब्लू ऑब्जेक्ट का ये एंडिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट को अगर आप, एंडिंग पॉइंट बोलना ठीक है, एंड पॉइंट, चलो इन दोनों एंड पॉइंट्स को जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ऑलमोस्ट 2D आ जाना चाहिए ये डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि एक चीज़ और मूव करिए, और वो है ये वाली पुली, और इस पुली का जब आप मूवमेंट देखोगे तो ये कितना होगा। सीधी सी बात है कि ये पुली इस ब्लॉक से डायरेक्टली अटैच थी, तो ये इसका कंस्ट्रेंट है कि अगर ये ब्लॉक डी ऊपर जा रहा है तो इसको भी नीचे डी आना पड़ेगा, तो ये पुली डी नीचे मूव करिए, पर इस पुली के नीचे डी आने से फ़र्क क्या पड़ा, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे तो आप डी लिख दोगे और ये तो समझ में आ जाएगा, पर अब हम सिर्फ इस बात को समझना चाहते हैं कि इसके नीचे आने से हुआ क्या। चलिए डी मैं यहाँ रहने देता हूँ, और अब हम बात करते हैं कि इस पुली से और क्या चीज़ें अटैच थी। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस पुली के यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग नज़र आ रही है, एक स्ट्रिंग ये है, और ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट के अराउंड यूँ घूम के यहाँ तक अटैच्ड है, ठीक है। अब अगर ये बॉडी कुछ डी हाइट नीचे आ जाती है तो आप देख सकते हो कि ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ, ये वाइट वाला जो पोर्शन था वो अब इतना सा रह गया है। ऑब्वियस है कि इस वाइट वाले की और इस फाइनल वाले पोर्शन के बीच में जो डिफरेंस होगा ये डी डिस्टेंस का होगा। तो डी डिस्टेंस की स्ट्रिंग रिलीज हुई इस लेफ्ट साइड में, समझ रहे हो, इस लेफ्ट साइड को डी छोटा होना पड़ा, मतलब स्ट्रिंग इसने रिलीज करी है कि अब मेरे को इतनी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, डी अमाउंट की स्ट्रिंग मुझे तो नहीं चाहिए।
सिमिलरली अगर ये पुली नीचे आ रही थी तो ये ब्लॉक को भी अपने साथ साथ नीचे लेके आती, तो इस ब्लॉक को भी यहाँ से डी हाइट नीचे मूव करना पड़ता है इस पुली के साथ साथ। तो ब्लॉक तो डी हाइट नीचे मूव कराई, पर यहाँ से जो स्ट्रिंग रिलीज हुई थी उसको भी इस ब्लॉक को ही लेना पड़ेगा, तो टोटल जो अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग रिलीज हो जाती है वो 2D हो जाती है। एक बार और सोचो, इसको मैं साइड में दिखा देता हूँ एक सिंपल से स्ट्रक्चर में। ये हाइट को मैं यहाँ पे h लिख देता हूँ, तो इस h की वजह से ये वाले एंड को भी h हाइट नीचे गिरना पड़ेगा, प्लस क्योंकि ये पुली नीचे आई है तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये भी h हाइट से कम हो गई है, तो यहाँ से भी हमारे पास h लेंथ की स्ट्रिंग एक्स्ट्रा रिलीज हुई है। तो एक h का ड्रॉप तो आपको सिर्फ इसलिए लेना था क्योंकि आपको पुली के साथ अटैचमेंट था, आप यहाँ से कनेक्टेड थे, तो पुली अगर h नीचे आ रही है तो इसको तो h नीचे जाना ही है, पर पीछे से अगर h अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग और फ्री हो रही है तो वो भी आप ही को लेनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ से पूरा 2h का लेंथ नीचे ट्रैवल करना पड़ता है। एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। ऑलराइट, तो पुली का कुछ छोटा डिस्टेंस नीचे आना, पुली का d डिस्टेंस नीचे आने का मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड की और राइट साइड की दोनों साइड की d और d डिस्टेंस की स्ट्रिंग रिलीज होके इस ब्लॉक को मिलेगी, और वो दोनों लेके ये ब्लॉक 2D डिस्टेंस मूव करेगा। तो ये आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनता है, और इस प्रॉब्लम पे आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी अगर a की कुछ भी है तो b की वेलोसिटी को उसका डबल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप है, तो हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे va का डबल होना पड़ेगा vb को। ऑलराइट, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ता है। क्या इसका कोई सिंपल तरीका नहीं है? चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक तरीका है। अब ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ ये सबसे ईजी पड़ता है। इस मेथड में हम लोग एक सिंपल सा रूल डिफाइन कर देते हैं। बात ऐसी है, इस मेथड को समझने के लिए हम वापस इस एग्जांपल पे आते हैं एक बार। लेट्स से कि हमने इसको एक मूवेबल पुली छोड़ दिया होता है और मैं बात कर रहा होता कि ये पुली कुछ वीपी की वेलोसिटी से ऊपर जा रही है एट ऑल टाइम्स। अभी भी लेट्स से कि वी ए की वेलोसिटी नीचे की तरफ कुछ है और वी बी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कुछ है, और ये पुली भी साथ में मूव कर रही है। तो अगर ये पुली, अगर हम मान लें कि ये दोनों ब्लॉक्स बिल्कुल रेस्ट पे होते और ये दोनों 5-5 किलो के ब्लॉक्स होते तो ये इक्वल होते, तो हम बोल सकते हैं कि जितनी इसकी वेलोसिटी होती वी ए और उतनी उसकी भी वेलोसिटी होती वी बी, और इन दोनों की वेलोसिटीज़ एग्जैक्टली वी पी की वेलोसिटी के बराबर भी होनी ज़रूरी थी। तो आप वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी पी भी बोल सकते हो इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम जहाँ पे दोनों ब्लॉक्स का मास सेम है। आप ये भी बोल सकते हो कि वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 2VB। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज़ हर बार एप्लीकेबल है कि नहीं ये देखते हैं। अब मान लो कि ये दोनों अलग अलग वेलोसिटीज से मूव कर रहे होते, एक ऊपर जा रहा होता है एक नीचे जा रहा होता, दोनों के मासेस अलग अलग होते और पुली भी मूव कर रही होती। अब इनके वेलोसिटीज़ का क्या रिलेशन होता? मैं पुली की वेलोसिटी डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से मैंने ये बोल दिया कि ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, और मैं सिर्फ बी की बात करता हूँ कि ये किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ये 4 या इसको हम 3 मीटर पर सेकंड कर देते हैं। मुझे बताओ ए की वेलोसिटी क्या होगी और किस डायरेक्शन में होगी? तो यहाँ पे हमारा वो सेकंड रूल निकल के आता है जो काफ़ी काम आ जाएगा हमारे। ये सेकंड रूल कहता है कि आप इसको 1 सेकंड या किसी भी टाइम इंटरवल के बाद एक बार देख ही लो ना कि क्या होने वाला है। तो आपको ये तो पता ही है कि ये लेंथ तो कांस्टेंट है ही स्ट्रिंग की, है ना? ये वाला पार्ट भी आप जोड़ लो चाहो तो, नहीं भी जोड़ोगे तो ये लेंथ कांस्टेंट रहनी ज़रूरी है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को 1 सेकंड बाद देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर्स ऊपर चला गया है, तो मतलब इसको यहाँ से भी 2 मीटर्स की और यहाँ से भी 2 मीटर्स की स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट तो होनी है। ये ऑब्जेक्ट अगर 3 मीटर्स ऊपर गया है तो इसने अपनी 2 मीटर्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा 1 मीटर भी प्रोवाइड कर दिया जो यहाँ पे ज़रूरत थी। तो इस ऑब्जेक्ट ने ऑलरेडी 3 मीटर्स प्रोवाइड कर दिया है 4 में से, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। ये जब 1 मीटर पर सेकेंड ऊपर से जाएगा तभी ये सिस्टम कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप्स को फॉलो कर पाएगा, वरना ये स्ट्रिंग टूट जानी है। ये स्ट्रिंग नहीं टूटे और ये कांस्टेंट लेंथ की मेंटेन रहे उसके लिए इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सेकंड रूल आ जाता है। आप यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लिख सकते हो 1 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स, और रूल सिंपल ये है कि वी ए प्लस वी बी इस बार भी 2VP के बराबर हो जाना चाहिए। चेंज कर लो तुमको मतलब थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। लेट्स से मैं इस बार यहाँ पे इसकी वैल्यू को 6 मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ, और अब मैं तुमसे पूछूं कि हमारे ए ब्लॉक का वेलोसिटी का क्या होगा, तो आप सोचो आफ्टर 1 सेकेंड दिस पुली इज़ 2 मीटर्स अपवर्ड्स। इसको यहाँ पे 2 मीटर्स और यहाँ पे भी 2 मीटर्स की स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होनी है। इसको 4 मीटर की स्ट्रिंग तो नीचे से चाहिए ही होगी ऊपर जाने के लिए। उस 4 में से 6 अगर ये प्रोवाइड कर देता है तो इसका सेटिस्फैक्शन तो आ जाता है। तो ये 4 तो उसमें से ले लेगा, 6 में से ये 4 तो ले लेगा, बचा जो 2 है वो इस ए को मिल जाएगा।
तो अब आप देख सकते हो कि अगर ये ऊपर इतनी तेज़ी से जाएगा तो ए को नीचे जाना पड़ेगा उस 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को कैरी करके। अगेन इसको आप कैलकुलेशन में लिख के करो तो बहुत ईजी हो जाता है। आप यहाँ पे सिंपली यही बोलो कि वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 2 वी पी। डायरेक्शन को आप क्या पॉजिटिव मान रहे हो वो ध्यान रख लो। तो अब जैसे मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो आप यहाँ पे 2 वी पी को +4 मीटर पर सेकंड लिखो, वेलोसिटी ऑफ बी को +6 लिखो, तो वेलोसिटी ऑफ ए अपने आप निकल के आ जाएगी जो कि हो जाएगा 4 - 6 यानी कि -2 मीटर पर सेकंड या फिर 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये रूल आपको ये सारी कैलकुलेशन में बहुत आराम से मदद कर देगा। तो जैसे इस केस में भी अगर हम यही मेथड लगाएं तो ये कैसे काम करेगा। आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी को मैं वी बी बोलता हूँ और इसकी वेलोसिटी को मैं वी ए बोलता हूँ तो मैं जानता हूँ कि वी ए की वेलोसिटी इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द पुली इटसेल्फ। तो ये पुली यहाँ से नीचे आ रही है विद द वेलोसिटी वी ए। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी वी नॉट बोल दो या ज़ीरो बोल दो, तो ये दूसरा एंड जो है उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो है ही। अब आप अगेन पुली की बात करो और आप कहो कि पुली जिस वेलोसिटी से जा रही है उसके नीचे की स्ट्रिंग्स को टोटल वेलोसिटी उसकी डबल देनी है। मतलब आप इसको ऐसे बोलोगे कि वी बी प्लस ये वाला एंड जो भी नाम रखो इसको, अगर आप इसको वी एक्स बोलना चाहो तो भी ठीक है, मतलब पर हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो वी बी प्लस ज़ीरो शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पुली। और वेलोसिटी ऑफ द पुली भी डाउनवर्ड्स है तो हमने उसको 2 वी ए लिख दिया और वी बी की वैल्यू यहाँ से बड़ी सिंपली आ जाती है। और जो डायरेक्शन यहाँ पे पुली की वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन वी बी का भी होगा, तो ये डाउनवर्ड्स चले जाएगा। ठीक है, ये तरीका भी काम कर जाता है। इसको भी अप्लाई करके फिर से देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं एक और सिचुएशन ले आता हूँ और इस बार मैंने 3 ब्लॉक्स का अरेंजमेंट कर दिया और मैं जानना चाहता हूँ कि इनका क्या साथ में रेशियो रहता है। तो आप अगेन कहाँ से शुरू करोगे, आप बोलोगे कि ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों का ऊपर का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे बोलोगे वी बी प्लस वी सी शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पुली, और पुली की वेलोसिटी यहाँ पे अपवर्ड शो करनी पड़ेगी 2 वी पी सॉरी। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये पुली कुछ वी पी से ऊपर जा रही है और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इनकी वेलोसिटी को तो सेम होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखो वी पी इज इक्वल टू वी ए, तो यहाँ पे आप वी पी की जगह वी ए रिप्लेस कर दो। तो आपके पास एक सिंपल सा अरेंजमेंट या एक सिंपल सा रिलेशन आ जाता है इनके बीच में। अब ये वैल्यूज़ आपको दी होती तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेट्स से कोई भी दो वैल्यूज़ आपको दे दी जाए, मैं बोलता हूँ कि ए नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और बी ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, तो वी सी की वेलोसिटी कितनी होनी है। तो आप सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि वी सी विल बी, वी बी को हमको +6 लिखना पड़ेगा, वी सी आपने ऐसे का ऐसे लिख दिया और 2 टाइम्स ऑफ 10, तो आपका वेलोसिटी ऑफ सी आ जाता है यहाँ पे 20 - 6 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। इंटरेस्टिंग। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन अगर यहाँ पॉजिटिव आया तो आप ऊपर देखो आपने पॉजिटिव किसको लिखा है, आपने अपवर्ड को ही पॉजिटिव लिखा है ना। तो आपका ये पॉजिटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। ऑलराइट, कंस्ट्रेंट मोशन में प्रैक्टिस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कंस्ट्रेंट थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो जो लोग जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिंपल है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि आपका इवेंचुअली बात वही हो जाती है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए इज़ एग्जैक्टली द वेलोसिटी ऑफ दिस पुली। और अब अगर ये पुली यहाँ से जा रही है तो ये अपनी नीचे वाली स्ट्रिंग की वेलोसिटी को और इस वाली स्ट्रिंग की वेलोसिटी को ये रिलेशन से बांधेगी कि वी बी प्लस वी सी शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी पी, और वी पी इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ ए इटसेल्फ। तो ये क्वेश्चन भी उतना ही सिंपली हो गया। बस हम यहाँ पे डायरेक्शन का सेंस समझ रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए डाउनवर्ड्स होगी तो क्योंकि ये घूम के आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सी और वेलोसिटी ऑफ बी आपको अपवर्ड्स में पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए आपको बोलता 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, तो तुमको जब इस इक्वेशन में इसको यूज़ करना है तो तुम उस डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव ही लिखोगे। तुम यहाँ नेगेटिव साइन डालोगे तो गलत आएगा। एक्चुअली ये जो साइन का कन्वेंशन है ना, इंट्यूटिवली तो समझ आ ही जाता है कि आपको स्ट्रिंग को देख के करना है, पर इसका एक टेक्निकल तरीका ये है कि हर चीज़ जो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा रही है आप उसको पॉजिटिव लिख दो, और हर चीज़ जो स्ट्रिंग की लेंथ कम कर रही है आप उसको नेगेटिव लिख दो। तो ये तरीका भी काम कर जाता है। ये भी बहुत ही सिमिलर अरेंजमेंट है और यहाँ पे भी आपको सेम रिलेशन मिल रहा है ना। तो ये सब मैंने अरेंजमेंट्स आपको इसलिए दिखाए हैं कि आप समझ पाओ कि कहाँ पे सेम चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे आप वी ए की बात करते हो तो वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द पुली, और वही वेलोसिटी ऑफ ए है तो आपका बिल्कुल सेम रिलेशन आ जाता है, वी बी प्लस वी सी इज इक्वल टू 2 वी ए। सिंपल सी बात है ना। बेसिकली ये है जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रिंग को और ये है जो स्ट्रिंग को लेके जा रहा है अपने साथ। तो ये प्रोवाइडर्स इधर अपना प्रोवाइडिंग नेचर दिखाएंगे और वो इक्वली उतना ही पुली उसको खींच के ले जानी चाहिए। ऑलराइट, इसका यूज़ कैसे करें, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं दिखने में। इस टाइप के अरेंजमेंट में
आप अगर सेम मेथड लगाने की कोशिश करो तो फेल हो जाता है, क्योंकि ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप यहाँ पे अगर आप एक्सप्लेन करना शुरू करो, लेट्स से कि ये पुली का मोशन और ये पुली का मोशन होगा, इस पुली से इनकी वेलोसिटीज़ डिपेंड करेंगी, पर इसकी वेलोसिटी इस पुली के मूवमेंट और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करिए, तो इक्वेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि आप गलती कर दो। ठीक है, तो इसका तरीका एक और तीसरा तरीका, या वही जो हमने सबसे पहले जब से स्टैंडर्ड अप्रोच की बात करी थी, कि आप स्ट्रिंग की लेंथ की बात करो, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्योंकि फिक्स्ड रहनी चाहिए, तो आपको उसी का यूज़ करना है। कैसे कर सकते हैं? आप ये सोचो कि इस सिस्टम में कुछ फिक्स्ड पुलीज़ हैं, जैसे कि ये ऊपर से बंधी हुई है, ये बंधी हुई है, और ये वाली भी हमने इस तरीके से लगा रखी है। ऑलराइट, मूवेबल पुलीज़ हमारे पास यहाँ पे दो हैं। इन दोनों मूवेबल पुलीज़ के मोशन को पहले डिफाइन कर दो। अब बोलो कि ये पुली अगर नीचे जाएगी तो मैं उस एक्सेलरेशन को क्या बोलूँ, A1 A2 A3 आर टेकन, इसको मैं A4 बोल देता हूँ। ठीक है, A4। और ये पुली अगर नीचे जाएगी तो इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू तो A2 के बराबर ही होनी चाहिए, तो इसको तो आप खाली A2 बोल दो। ठीक है, अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो आप सबसे पहले लंबी लंबी स्ट्रिंग्स ढूंढना शुरू करो। आप एक ऊपर स्ट्रिंग देख रहे हो, ये स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होके यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, टोटल लेंथ, है ना। तो अगर मैं इससे बात करूँ कि भाई साहब आपकी लेंथ कांस्टेंट रह रही है कि नहीं रह रही है, तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा यार भैया जी, इधर से A3 भी तुम नीचे लेके जा रहे हो, इधर से तुम A4 भी नीचे लेके जा रहे हो, बाकी और कोई मूवमेंट है नहीं इस पूरी स्ट्रिंग में, है ना, बाकी सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, तो सिर्फ ये दो मोशन हो रहे हैं। तो इधर से भी स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है और इधर से भी स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है, नॉट पॉसिबल। हमको इस चीज़ को कैसे लिखना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा कि कोई एक जना खींचे तो दूसरा जना प्रोवाइड करे, है ना। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रखने के लिए A3 को A4 के बराबर होना पड़ेगा अगर इनमें से एक जना ऊपर चले जाए और दूसरा जना नीचे चले जाए। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं। हम लोग इसको अगर पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि टोटल A3 प्लस A4 की वैल्यू टोटल ज़ीरो आनी चाहिए, इसके सारे मूवमेंट्स मिला के ज़ीरो मूवमेंट बनाने चाहिए, तभी वो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि A3 इज इक्वल टू माइनस A4, और ये रिलेशन भी वही चीज़ रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट करती है कि A3 इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो A4 का माइनस होना रिप्रेजेंट्स कि उसको उस लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है A3 इज इक्वल टू माइनस A4। चलिए इसको डब्बा बना दो। सेकंड रिलेशन आप देखो A2 के साथ इस नीचे वाली स्ट्रिंग के रिलेशन को देखना है, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग इसके अराउंड घूमते हुए यहाँ पे जाके फिक्सेट हो जाती है ना, तो ये भी एक और छोटी सी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में क्या हो रहा है? इस स्ट्रिंग में अगर मैं ज़रा सी देर बाद बात करता हूँ, तो ये कंपोनेंट इधर एक है जिसका नीचे वाला पोर्शन A1 आगे खिसक गया और इधर A4 नीचे आ गया। तो आप अगर सिर्फ इस कंपोनेंट की बात करो, तो इस कंपोनेंट में A1 ने इंक्रीज़ क्रिएट किया और A4 ने डिक्रीज़ क्रिएट किया, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। प्लस इस कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे A2 इंक्रीज़ क्रिएट कर रहा है और A4 से डिक्रीज़ हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप बोलोगे A2 से इंक्रीज़ और A4 से डिक्रीज़, ये भी ठीक है, इसको भी लिख दिया। प्लस तीसरे कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है, A2 से इंक्रीज़ करने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ पे प्लस A2 एंड ऑल दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज शुड एड अप टू ज़ीरो, राइट। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, जो ऊपर हमको मिली है और जो नीचे मिली है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करो तो आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाता है। और लेट मी ट्राई, नीचे वाली इक्वेशन को पहले देखना, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है A1, थोड़ा सा बड़ा, A1 प्लस 2A2 माइनस 2A4 इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको भी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ A4 की जगह, तो आपके पास ये माइनस 2A4 की जगह आप लिख सकते हो A3, है ना, मतलब माइनस साइन हट जाएगा, तो A1 प्लस 2A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये आपका एक रिलेशन आ गया जो A1 A2 और A3 में। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग, और इनफैक्ट ये रिलेशन का आंसर मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ रखा था। ऑलराइट, इसलिए छोड़ रखा था कि मेरा मन था इसको होमवर्क देने का, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी सारे मेथड्स कंप्लीट हुए नहीं हैं। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ के मेथड को भी यूज़ करना पड़ता है। एक बार और करके बता देता हूँ। ये एक और केस है जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ का मेथड यूज़ करके मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको याद दिला दूँ कि ये एक टू बॉडी प्रॉब्लम है, और टू बॉडी प्रॉब्लम जब भी आए तो आपको कंस्ट्रेंट तक आने की मेहनत नहीं करनी है। आप वो लेक्चर 31 देखो, उसमें हर टू बॉडी प्रॉब्लम की हमने रिलेशनमेंट बताए हैं कैसे करने हैं। तो यहाँ भी वो सिंपल है, मैं वो भी याद दिला देता हूँ कि आप बोलोगे कि इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर T है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T होगी, है ना।
और इस बी वाले ऑब्जेक्ट तक यहाँ से भी 2t और यहाँ से भी 2t, तो इस पर 4t की टेंशन पहुँच रही है, जबकि इस ए वाले ऑब्जेक्ट पे खाली 2 टाइम्स t की टेंशन पहुँच रही है। तो टोटल वर्क डन, इसका मूवमेंट अगर x हो रहा है तो 2t इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 4t इंटू वाई। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से टेंशन काटो, 2 से इसको काटो, तो आपके पास x इज इक्वल टू 2y आ जाता है। और ये रिलेशन वर्क प्रिंसिपल का रिलेशन है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल होना चाहिए इंटरनल फोर्सेस के द्वारा। तो ये अपन ने बात करी है, ये लेक्चर 31 में हर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, हो तो जाएगा, आंसर हमको पता चल ही गया है कि इसका जो भी x है वो यहाँ पे 2y के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देखूँ, एक्सेलेरेशन ऑफ b इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ a अपॉन 2 आ जाना चाहिए, तो इसका आंसर 1 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ये 1 मीटर पर सेकंड यहाँ साइड में मैंने एज एन आंसर लिख दिया था। तो आंसर निकालने में इतनी मेहनत नहीं है, पर कंस्ट्रेंट मोशन समझने के लिए एक बार हम इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे हम मूवेबल पुलिस की बात करें तो ये भाई साहब मूवेबल है, पर इसका एक्सेलरेशन जो भी होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ ए के बराबर ही होगा। ठीक है, ये भाई साहब भी मूवेबल है और ये भाई साहब भी मूवेबल है। इस वाले का तो एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन ऑफ बी बोला जा सकता है, पर इसको आपको लेट्स से इसका भी डाउनवर्ड्स ले लेते हैं और इसके एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ऑफ सी बोल दो। हमको इक्वेशंस में से ये ए सी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर फाइनली हमारे काम का होगा, है ना। तो हमको ए और ए बी के बीच में एक रिलेशन बनाना है। कैसे करें? मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि टोटल स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। सिर्फ इस स्ट्रिंग की लेंथ को थोड़े से टाइम के बाद देखते हो, तो यहाँ से ए ये पुली मूव कर जाती है। तो इस पोर्शन की बात करूँ अगर मैं, तो इस पोर्शन में एक डिक्रीज ऑफ ए आ गया, आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक पोर्शन है जिसमें माइनस ऑफ ए आया। ओके, ये डिक्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पोर्शन की बात करूँ तो ये भी डिक्रीज हो रहा है बेचारा, इसमें भी माइनस ए लिखना पड़ेगा, तो इसमें भी एक माइनस का ए आ गया, डिक्रीज दिखाया। इस पोर्शन की बात करो तो ये इंक्रीज हो रहा है विद प्लस ऑफ ए सी, इंक्रीज आया तो यहाँ पे प्लस ऑफ ए सी शो कर दिया। इस लास्ट पोर्शन की बात करो तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको प्लस ऑफ ए सी बोलना है और इस टोटल को 0 कर देना है। तो आपके पास बड़ा अच्छा रिलेशन आ गया, 2ac इज इक्वल टू 2aa, तो ac इज इक्वल टू ए। ये एक सिंपल सा रिलेशन आ गया फर्स्ट। सेकेंड रिलेशन, आप इन दोनों पुलिस की बात करते हो, तो या तो आप सिंपली वो पुराना मेथड लगा दो कि वेलोसिटी ऑफ दिस पुली शुड बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, मतलब इन दोनों पार्ट्स का, तो 2 टाइम्स ऑफ वी पी इज इक्वल टू ये, और क्योंकि ये 0 है तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात पता चल रही होगी कि इसको 2 टाइम्स मूव करना पड़ेगा, 2ac शुड बी इक्वल टू ए बी। ये भी तरीका लगा सकते हो। अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या डरावना लग रहा है या मैंने ज़्यादा तेज़ी से बोल दिया तो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरे तरीके में आप क्या बोलोगे, आप इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ की बात कर लोगे, और इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ फिक्स्ड कैसे रहेगी, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये वाली लेंथ में इंक्रीज़ आ रहा है विद ए बी, तो आपका एक इंक्रीज़ शो कर दिया आपने प्लस ए बी से। और इस पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पोर्शन में इंक्रीज़ ऑफ ए बी होगा पर डिक्रीज़ ऑफ ए सी भी होगा, क्योंकि ये इसको छोटा भी करने की कोशिश कर रहा है। तो इंक्रीज़ ऑफ ए बी भी होगा और डिक्रीज़ ऑफ ए सी भी होगा, और ये टोटल 0 हो जाने चाहिए। तो आपका यहाँ पे 2ab इज इक्वल टू ए सी आ जाता है, जो मैं अभी बोल रहा था, है ना। तो अब क्या है, अब इस ए सी को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2ab इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू आपको 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, तो आपका ए बी की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने देख ली थी पहले। ठीक है, और डाउनवर्ड है ऑफकोर्स क्योंकि हमने उसी डायरेक्शन को ए बी का वैल्यू दिया। तो इस तरीके से स्ट्रिंग की लेंथ्स को, सेगमेंट्स को, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज को 0 प्रूव करके भी आप यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट के कुछ टाइप्स हैं जो पुलीज में काम आते हैं। अब एक लास्ट पोर्शन बचा है और आई थिंक इसको आज ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कंस्ट्रेंट की, या वेज कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेजेस हैं, वेजेस, राइट। पोटैटो वेजेस खाए हैं तुमने, तो ये इस शेप को वेज बोलते हैं। अब बात ये है कि आपको जैसे इस केस में दिख रहा होगा कि अगर ये ऊपर से नीचे पुश करने की कोशिश करता है तो इस पे जो फोर्सेस आएंगे वो इस डायरेक्शन में आएंगे, पर क्योंकि नीचे ज़मीन है तो ये उस फोर्स का कुछ कंपोनेंट इधर लेके सरकना शुरू कर देगा और दूसरे कंपोनेंट को नॉर्मल से बैलेंस कर देगा, है ना। कंस्ट्रेंट यहाँ पे ये रहता है कि इन दोनों का कॉन्टैक्ट तो नहीं छूट रहा, ना ही ये क्रश करके इसके अंदर घुसा जा रहा है। तो इस कॉन्टैक्ट पे इसकी जो भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, कॉन्टैक्ट के लाइन में, कॉन्टैक्ट के लाइन के परपेंडिकुलर बोलो इसको इनफैक्ट। क्यों? अगर ये ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा होती तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता कि नीचे वाले के अंदर घुस गया, और अगर नीचे वाला चीज़ ज़्यादा होता तो ये रिप्रेजेंट करता कि नीचे वाला हैज़ पुल्ड अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में गैप आ गया है, ये दोनों चीज़ें नहीं होने वाली। तो हम बोलेंगे कि इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट और इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट सेम रहना चाहिए।
सिंपल सी बात है कि A2 इधर स्लाइड कर रहा होगा, सब जानते हैं इधर ही स्लाइड करना पड़ेगा, पर इस A2 का जो भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो वैल्यू इस डायरेक्शन के ऊपर वाले कंपोनेंट के बराबर होगी। तो ऊपर वाला तो A1 है ही, और नीचे वाला A2 जब स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो A2 का यहाँ पे थीटा एंगल पड़ रहा है, तो ये वाली साइड आ जाती है A2 साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि A2 का साइन थीटा शुड बी इक्वल टू A1, और ये आपका पहला सिचुएशन हो गया। ठीक है, इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा ऑब्वियसली A2 है, क्योंकि उसके उसके एक्सेलरेशन के एक कंपोनेंट को दूसरे के एक्सेलरेशन के बराबर होना है। ठीक है, इस चीज़ को भी विजुलाइज करके देखने में तुम्हें मज़ा आएगा, है ना। ये देख लो कि A2 बड़ा क्यों होता है A1 से विजुअली। ऑलराइट, ये अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल है नहीं जैसा होना चाहिए था, पर इट गिव्स द आइडिया। तो आप देख सकते हो कि ये नीचे वाला ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा स्लाइड करता है कंपेयर टू द अबव ब्लॉक। और आप ये चीज़ समझो कि इनकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस ऊपर वाले की जितनी तेज़ी से नीचे आएगी उतनी तेज़ी से इस ऑब्जेक्ट की नीचे वाले ऑब्जेक्ट की भी नीचे जानी चाहिए, है ना। तो वो कॉन्टैक्ट सरफेस का एक्सेलरेशन जो होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस का नीचे जाने का जो एक्सेलरेशन होगा, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस को नीचे जाने के लिए इस एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट इस ऊपर वाले के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से आता है, A2 साइन थीटा इज इक्वल टू A1, क्योंकि A2 किस डायरेक्शन में है। सबसे पहले हम जानते हैं कि A2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइन ओनली, और अगर यहाँ पे A2 जा रहा है तो इसकी ये सरफेस नीचे किस रेट से जा रही होगी, ये सवाल है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे A2 को एक बड़ा सा मैं ट्राइंगल लॉ दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये अगर A2 है और ये उसका ये उसका नीचे जाने वाला कंपोनेंट है, यहाँ पे अगर आपके पास एंगल थीटा है तो आपको पता होगा कि ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया। और अब आप बोल सकते हो इस तरीके से भी कि A2 का कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज़ द वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज, और वो वर्टिकल एक्सेलरेशन A2 साइन थीटा ऊपर वाले के वर्टिकल एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, एक अरेंजमेंट और देखते हैं यहाँ पे। इस अरेंजमेंट को समझो, यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है नीचे, जिसका मतलब है कि ये ब्लॉक यहाँ से राइट जाएगा जब ये ब्लॉक इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, है ना। हमको यहाँ पे एंगल थीटा गिवन है, हम जानते हैं कि ये नीचे पुश कर रहा है और इस वाले ब्लॉक को यहाँ से राइट की तरफ जाना है। दिस इज़ गोइंग टू बी A2। अब अगर मैं A1 और A2 के बीच में आपसे रिलेशन पूछूं तो बात ये आ जाती है कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस तभी नहीं छूटेगी जब इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों सेम वेलोसिटी रखते हो या सेम एक्सेलरेशन रखते हो। तो बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, और इसका भी इस कॉन्टैक्ट सरफेस के वर्टिकल में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या है, और वो दोनों सेम करने हैं। समझे? इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, एक बड़ी सी मैं ये वर्टिकल कंपोनेंट वाली लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, हमको इस लाइन के अलॉन्ग करीब करीब वर्टिकल लग रहा है ये, है ना। इस लाइन के अलॉन्ग हमको दोनों के एक्सेलरेशन मेजर करने हैं। अगर मैं ऊपर वाले का एक्सेलरेशन बोलूँ जो कि इस लाइन से नीचे है, तो यहाँ पे A1 है। एंगल की बात करते हैं, ये एंगल थीटा है। इस ट्राइंगल में आ जाओ तो ये वाला एंगल जो हो गया वो 90 माइनस थीटा हो गया। ऑलराइट, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। इस ट्राइंगल में आ जाओ, ये ट्राइंगल, और आपको ये एंगल भी थीटा नज़र आ रहा होगा। तो हमको ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिख गया, तो हम बोल सकते हैं कि इधर जो कंपोनेंट है ऊपर वाले ब्लॉक का वो है A1 का कॉस थीटा। इंटरेस्टिंग। नीचे वाले की भी बात कर लेते हैं। नीचे वाले का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, और यहाँ पे थीटा एंगल कहीं दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इस ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 माइनस थीटा है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा बनेगा। तो ये जो टोटल एंगल है बेसिकली ये 90 माइनस थीटा ही है। और इस A2 का यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या बोलोगे आप? उसको हम ऑब्वियसली बोलेंगे A2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच कैन बी रिटन एज A2 साइन थीटा। तो A2 का इस डायरेक्शन में A2 साइन थीटा जा रहा है, ऊपर वाले का A1 का cos थीटा आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो आपका कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप मेंटेन होगा A2 का साइन थीटा। फाइनली यू कैन राइट A1 इज इक्वल टू A2 tan थीटा। समझे? एक और टाइप हो गया ये भी, एक लास्ट टाइप ये भी देख लो। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। इस केस में आपका
A2 नीचे आ रहा है, A1 राइट में जा रहा है, थीटा एंगल इनके बीच में। एक काम करते हैं, ये भी उतना ही वैसा सही क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताओ, चेक करते हैं। और अब मैं इस लास्ट वाले पे आता हूँ जो इन सब केसेस से थोड़ा सा अलग है और एक स्पेशल अरेंजमेंट है। ये स्पेशल अरेंजमेंट पूछ रहा है कि आपका जब ये स्लाइड हो रही है ये पूरी की पूरी आपकी रॉड, तो इन पार्ट्स की वेलोसिटीज़ का क्या रेशियो होगा जब ये एंगल 30 या कोई भी थीटा डिग्रीज होगा। तो अगेन ये लेंथ तो पूरी की पूरी कांस्टेंट है, ये लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली, जिसका मतलब है इस लेंथ के अलॉन्ग अगर ये भाई साहब कुछ वेलोसिटी इधर की तरफ रख रहे हैं, उतनी वेलोसिटी इनको भी इधर की तरफ रखनी पड़ेगी, है ना। अगर ये कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा होता तो हमको ये मेजरमेंट मिलता कि ये लेंथ तो बढ़ रही होगी क्योंकि पीछे वाला उतना तेज़ी से चल नहीं रहा है जितना तेज़ी से आगे वाला पोर्शन चल रहा है। वाइसी वर्सा अगर ये पोर्शन ज़्यादा तेज़ी से आगे आ रहा होता और ये उतनी तेज़ी से नहीं जा रहा होता तो हम कहते हैं कि कंप्रेशन है, इसको कोई कंप्रेस कर रहा है। तो ये कंपोनेंट सेम रहना ज़रूरी है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका यहाँ वाला कंपोनेंट और इसका यहाँ वाला कंपोनेंट निकालो और इसका आंसर भी मुझे कमेंट्स में बताओ। इन दोनों के आंसर कमेंट्स में हम चेक करते हैं, ठीक है, आई रिप्लाई। और कंस्ट्रेंट मोशन के लिए बेसिकली ये इनफ एग्जांपल्स हैं। अब आप कंस्ट्रेंट मोशन, मैंने जानबूझ के ज़्यादा होमवर्क आज ढूंढा नहीं इसके एग्जांपल्स के लिए, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन एक बहुत ही नीश टॉपिक है, सारे बच्चों को नहीं पढ़ना पड़ता है, नीट वाले बच्चों को इसके बहुत कम एग्जांपल्स मिलते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से या किसी भी बुक या मॉड्यूल जो भी तुम उठा के सॉल्व कर रहे हो उसमें इन क्वेश्चंस को ढूंढो, और अगर तुम्हें कोई एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन नज़र आता है या एक आधा क्वेश्चन नज़र आता है कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप पे, तो इस लेक्चर के मेथड्स में से उसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर भी अगर वैसे चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं तो डाउट्स भी मैं लेता हूँ, मुझे आप टीचमेंट पे कनेक्ट करके आप डाउट्स भेज सकते हो और हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हो। जो जेई वाले बच्चे हैं उनको स्पेशल क्लास की ज़रूरत पड़ेगी कंस्ट्रेंट में, और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम लाइव में करेंगे, हम यूट्यूब पे उतना ज़्यादा इंटेंस वीडियोस डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।